तो चलिए सब रेडी हैं। तो फ्रेंड आज जो हमारा है साइंस का 5वां सेट है और आपके लिए इम्पोर्टेंट यही होगा कि जो जितने भी आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे वीडियो, मुश्किल से 10 से 12 मिनट का वीडियो बना हुआ है। तो हम उस प्रकार से काम नहीं करेंगे, हम आपके लिए जो है एक अलग ढंग से, यानी कि एक सेट को उठा रहे हैं 5वां सेट, तो कम से कम आपके इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन करेंगे, इसमें डिटेल्स कुछ लेकर चलेंगे, एनालिसिस करेंगे, ताकि आपके लिए जो है ना सबसे अच्छा रिजल्ट आ सके। क्योंकि हमारा पहले से ही है मानना होता है कि इस पढ़ाई में जो है कोई कोताही नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि अगर आपको सेट मारना है, आंसर सेट दे करके करना है, आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन कैसे होता है वो आपके बारे में उसको समझ में नहीं आ पाता है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद भी छूट जाता है। रीज़न यही है, और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। अगर आप अच्छे ढंग से ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बना होगा, कैसे इसका उदाहरण कैसे होगा, तो इसके बारे में जानते हैं तो बहुत बेटर है। जैसे कि मान लें दो, अब संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, आप उसको तो याद कर लिए हैं, और उसके एग्जाम्पल पूछ देता है, एग्जाम्पल में कौन सा संयोजन किसको कहेंगे, वो चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। और हमारा मानना है कि अगर आप उसी चीज़ को लेकर चलते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल में लेकर चले संयोजन अभिक्रिया, तो उसके बारे में एक दो उदाहरण हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा समझ में पहले से अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और समय जो है बहुत कीमती आपके लिए बीत रहा है। आप ज़्यादा समय जो है पढ़ाई पर फोकस कीजिए, कम से कम 4 घंटा डेली पढ़िए, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आपको 6 घंटा 7 घंटा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी आपका बना हुआ है समय, और 6-7 घंटा पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर नहीं पढ़ पाते तो 4 घंटा मिनिमम समय दीजिए। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं। सब रेडी है ना जी? जी सर। तो चलिए पहला देखिए, सेट साइंस का है, ये साइंस का सेट है और सेट नंबर आपका 5 है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इसमें जो है कुछ टेढ़ा आ रहा है ना, क्योंकि हमको लग रहा है कि चलिए ठीक है, मैंने जिसे किया जाएगा। पहला जो दिया है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए जब भी कोई प्रकाश निकलेगा, टार्च से प्रकाश देखे है ना, कभी टेढ़ा नहीं जा सकता है, तो हमेशा कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। सूर्य का जो प्रकाश आता है, आपको लगता है कि सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से फैलता है, लेकिन एक्चुअली सूर्य का प्रकाश फैलता चारों तरफ है, लेकिन प्रकाश जब भी आता है तो क्या आता है, सीधा आता है। खपड़ा के घर देखे हैं ना, खपड़ा घर से सीधे प्रकाश आता है, तो कभी टेढ़ा वाला होता है क्या, नहीं। तो प्रकाश हमेशा कभी भी जब भी आएगा तो किस रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। तो एकदम आप हमेशा याद कर लीजिए कि प्रकाश किस रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में। नेक्स्ट है, प्रकाश परावर्तन के नियम लागू होते हैं। देखिए प्रकाश परावर्तन कहते किसको हैं, जब कोई प्रकाश इधर से गया, जब प्रकाश आप यानी कि प्रकाश किसी वस्तु के सतह से टकराया, आप पुनः उसी माध्यम में लौटाया। जैसे कि आप हमको देख रहे हैं ना, तो आपका प्रकाश किस पर पहुंचा, हमारा पे पहुंचा। अब हमारे में आपका प्रकाश में घुस जाता तो हमको थोड़ी देख पाते। आपका प्रकाश हमारा में आया, अब यहाँ से सीधे टकरा करके कहाँ चला गया, आपके फिर पुनः आँख में चला गया। तो वही उसी को कहते हैं प्रकाश परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन। यानी कि प्रकाश परावर्तन किस पर नियम लागू होगा, जो पृष्ठ को परावर्तक कर दे, यानी कि परावर्तक पृष्ठ, यानी कि जो भी पृष्ठ है परावर्तक कर, यानी कि पुनः लौटा देगा, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश परावर्तन। इसके दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार पूछा कि प्रकाश का नियम किस पर लागू होता है, तो सभी परावर्तक पृष्ठ पर होगा, चाहे कोई भी चीज होगा। समझ में है ना। जैसे दीवार को आप देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि दीवार जो है परावर्तक पृष्ठ नहीं कर रहा है, क्या ये भी परावर्तक पृष्ठ कर रहा है। आईना में देखते हैं तो 100 लीटर दे देता है, दीवार में देखते हैं तो कम दे रहा है, तो लगता है कि दीवार नहीं है। सब चीज वस्तु जो है परावर्तक पृष्ठ इधर लगता है। समझ में है ना। जितनी भी चीज देख रहे हैं आपको फिर पुनः आपको आंख में दिखाई दे रहा है, तो कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है। क्लियर हुए हैं तो किन्हीं को दिक्कत, याद करते नहीं चलना है, समझते चलना ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक वक्रता त्रिज्या, सॉरी तीसरा का क्वेश्चन है ना जी, यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, यानी कि r बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है, 2f होता है। r बराबर क्या होता है, 2f। अब पूछा है कि देखना f बराबर क्या होगा, f बराबर क्या होगा, r/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो हमेशा क्या होती है, आधी होती है। बस समझा ना, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। देखिए इसका जो है ना ये r है, तो इसका ये दुगुना है, यानी कि कहीं ना कहीं आधा है कि नहीं है, तो ये आपको समझ कर रखना होगा। ठीक है, उसी पर क्वेश्चन दे दिया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता जब 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यानी कि अगर r बराबर कितना है, 20 है, तो f बराबर r बटा क्या होता है, 2, तो 20/2 तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए फिर कौन सा क्वेश्चन नंबर जी? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यही देखिए अवतल दर्पण है, EMN नाम दे दीजिए, अवतल दर्पण ही बता देते हैं। देखिएगा इस दर्पण में यहाँ इसको P कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ये F होता है और यहाँ क्या होता है? C होता है। वस्तु अगर यहाँ स्थित होगा तो सीधे यहाँ जाएगा, यहाँ से टकरा कर कहाँ जाएगा? F पर आएगा। एक हमेशा F पर जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि यानी कि अवतल दर्पण में एक जो है पृष्ठ किससे होकर गुजरती है? तो हमें हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। क्वेश्चन बनता है ये सब ना। इसके बाद एक वस्तु जब यहाँ से गया तो कहाँ टकराया? फिर वो इसे जाएगा तो कहाँ आएगा? यहीं ना आएगा। तो देखिए कहाँ बना? C पर बना कि नहीं बना? बना। कोई दिक्कत नहीं। तो यह आपको ध्यान में समझना होगा कि एक गोलीय क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा। हमेशा वास्तविक उल्टा बनता है ना। और वस्तु के कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जब वस्तु C पर हो तो उसका प्रतिबिंब किस आकार का बनेगा? तो बीम के आकार का ही बनेगा, यानी कि वस्तु के आकार का ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है छठा में, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल देखिए, अब ऐसा पूछ दिया है तो अवतल दर्पण में देखिए वास्तविक भी होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और आभासी भी होता है। क्या होता है? आभासी। इसी को काल्पनिक कहते हैं। जब छठा स्थिति में जाइएगा ना PF के बीच में तो इसका पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे बनता है। तो इसी को कहते हैं आभासी बनता है। वो क्या बनता है? आभासी। तो आपको याद हो गया होगा, यानी कि जब वस्तु की यानी कि क्या है? अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। कोई दिक्कत? तो छठा हमारा समाप्त हुआ कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, बात करते हैं हम लोग अब 7वां में, वाहनों के पक्ष दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पक्ष दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? पक्ष दृश्य का मतलब पीछे देखने के लिए, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है, और वह जब बनाता है प्रतिबिंब तो छोटे आकार का बनाता है। समझ में आया ना? जिससे ड्राइवर को देखने में क्या होता है? आसानी होता है और ड्राइविंग कर सकता है, यानी कि ड्राइव कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल का। किसका? अवतल का। एक बार याद कर लीजिए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? गाड़ी के अग्रदीप में, गाड़ी के अग्रदीप में। और कहाँ होता है? सैलूल में, जिसको बोलते हैं, यानी कि चल ठीक है, हजामत करने के लिए किया जाता है। नंबर 2 में, नंबर 3 में किस में? दांत कान नाक है ना, गले इत्यादि को क्या करने के लिए? जांच करने के लिए डॉक्टर उपयोग करता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? चलिए इतना तो याद करके रखना ही होगा। गाड़ी के अग्रदीप में, सैलून में, दांत कान नाक गले की जांच करने के लिए, और एक सोलर कुकर में। इसी से क्वेश्चन आपका हर बार इधर से उधर करके एग्जाम में आ जाता है। आपको स्टेट में भी देखिएगा, यहीं से सब क्वेश्चन इधर तो घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है 9वां में, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण लेंस संभव कौन सा है? देखिए दोनों क्या होगा? अवतल होगा। अवतल होगा तभी ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस होगा। अवतल माने धंसा हुआ होता है ना? क्या होता है? धंसा हुआ। याद कर लीजिएगा, अवतल माने तल माने धंसा हुआ है, यानी कि उधर जा रहा है तो माइनस में जा रहा है। आपको याद करने के लिए एक बेटर उपाय है, और उत्तल में रहेगा तो प्लस में। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, किसी लेंस की क्षमता अब फोकस दूरी F में क्या संबंध है? क्षमता से पूछा है, यानी कि P बराबर 1/f। P बराबर क्या होता है? 1/f, यही उसकी क्षमता है। P बराबर 1/f। ये लेंस की क्या चीज है? क्षमता को बता रहा है ना। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायऑप्टर। क्या होता है? डायऑप्टर। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं 11 में, लेंस की आवर्धन का व्यंजक बताइए। व्यंजक मतलब आवर्धन बराबर होता क्या है? तो आवर्धन बराबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 11। आवर्धन बराबर, हम लोग को देखिए डिटेल्स पढ़ना है, इधर उधर नहीं करना है। चलिए 11 में क्या दिया है? आवर्धन बराबर, क्या दिया है? आवर्धन बराबर तो क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा किसकी ऊंचाई? बीम की ऊंचाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या कहेंगे इसे हम लोग? यानी कि प्रतिबिंब को भी और बीम को u से डिनोट करते हैं। m बराबर, यानी कि m बराबर v/u। ऑप्शन किस में दिया है जी?
ऑप्शन किस में दिया है, डी में ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य नेत्र के लिए, वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए अधिकतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 25, यानी कि 12 का कौन सा हो जाएगा आपका, सी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 13 में, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए हमारा जो आंख है ना, उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। किसका काम करता है, उत्तल। अब उत्तल लेंस यानी कि उत्तल का जब काम करेगा तो कैसा का बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक का उल्टा। कैमरे का लेंस भी जो है ना, कभी कभी पूछ देगा कैमरे का लेंस किसके भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। समझ में आया ना। तो इसका कैसा बनेगा, वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, अब आगे देखते हैं, इसको अच्छे ढंग से समझिएगा ताकि आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 14 में, किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में आदान प्रदान करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया परीक्षा में यहीं तक नहीं पूछ सकता है, यही तो मॉडल सेट बना हुआ है। यहाँ आप पूछ सकता है Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वेशन BaSO4 प्लस 2NaCl। क्लियर। देखिएगा Na2SO4 BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl, इन्हें पूछा था जी। एक्चुअली हो क्या चीज रहा है, द्विविस्थापन कहते किसको हैं। ये देखिएगा यहाँ Na2 को देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ SO4 यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ BaCl2 है, यहाँ BaSO4 है। देखना तो थोड़ा सा, ये जो SO4 है ना, SO4 जो है इसका अंतिम वाला इस शुरू वाला के साथ जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है। ये सीधे खाली नहीं पूछ देगा, पूछता है कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, आपको दे देगा एक बना करके। अभी क्या बोलते हैं, रिएक्शन अब पूछेगा इसमें से कौन सा आपका है। तो SO4 है, देखिए बी, इसका क्रिया क्या किया है, देखिए ई अंतिम वाला, ई शुरू वाला। तो ई शुरू वाला, तो ई क्या होना चाहिए, अंतिम वाला। देखिए तो बना हुआ कि नहीं बना हुआ, 2NaCl। अब समझ में आया ना। यानी कि दोनों आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन। अब पकड़ सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए इसका अंतिम वाला तो इसका शुरू वाला, कोई दिक्कत। इसका अगर शुरू वाला तो उसका अंतिम वाला। आपको समझा भी दिए हैं कि देखिए इसका जो है अंतिम तो इसका शुरू, कोई दिक्कत। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसका शुरू तो इसका अंतिम, वही बना हुआ है। क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन। अब आज से आपको समझ में आ भी गया होगा कि वो द्विविस्थापन इसी को कहते हैं, कहते गुरुजी। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 15। हालांकि और डिटेल्स नहीं ले रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण। वही बताए थे कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया सकता है और न ही विनाश किया सकता है, मात्र उसका रूपांतरण होते रहता है। वो कौन बताए थे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यही हमें बताया गया है ना। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए। क्लियर। यहाँ तक इन्हीं को कोई दुख तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई कष्ट। चलिए नेक्स्ट है, उपचयन में क्या होता है। देखिए एक होता है उपचयन अभिक्रिया, एक होता है अपचयन अभिक्रिया। उसी जब दोनों को कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसा अभिकारक जिसमें एक अभिकारक अपचयित एक अभिकारक उपचयित होता है उसे उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यही ना होता है। तो कहने का मतलब है, जिसके देखिएगा CuO प्लस H2 इक्वेशन Cu प्लस H2O, क्या चीज़ हो गया, H2O। यहाँ से देखिए, इसमें देखिए, देख रहे हैं ना, ये है उपचयन, क्या चीज़ है ये, उपचयन। अब ये देखिए यहाँ से है अपचयन, क्या चीज़ है ये, अपचयन। अब कैसे हुआ पहले समझिएगा, ये 15 का था, ये 16 है। देख रहे हैं ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। आपको पूछ भी देता है कि निम्नलिखित में से देखो, जो बता रहे हैं ना परीक्षा में 100% बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन यही आने वाले हैं। इसी हिसाब से पूछते हैं ना, कि केवल इसे पूछते हैं। 5 सेट इसलिए बनाया हुआ है कि आप इसके आगे पीछे समझ लीजिए। मॉडल सेट का मतलब ही होता है कि इसके आगे पीछे बैकग्राउंड को समझिए कि क्या चीज़ पूछने वाला है। ये H2 है, ये क्या चीज़ है, H2 है। और ये क्या चीज़ है, H2O है। देखिए वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ से ये जो था ना, देखो यहाँ ये जो ऑक्सीजन उठ करके कहाँ चला गया, एक पास चला गया।
तो जब एकरा पास चला गया तो इसमें देखो ऑक्सीजन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो इसको कहेंगे हम लोग उपचयन। अब एकरा में देखो ये CU था, CuO था, और यहाँ Cu खाली बच गया, तो इसमें कमी हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें कमी हुआ, इसमें कमी हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो जिसमें वृद्धि होगा उसको क्या कहेंगे, उपचयन, और जिसमें कमी होगा उसको क्या कहेंगे, अपचयन। आपको क्लियर समझ में आ गया कि नहीं कोई दिक्कत? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यही जो होता है एक अभिकारक अपचय, जब पूछेगा एग्जाम्पल में तो यही सीधे मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? साइंस में ऐसी 100 में 100 देखो, 100 में 100 आप नहीं ला पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 में 90+ लाइए। अब आज तक रिकॉर्ड बना हुआ है 90+ से कम किसी का नहीं आया। मैथ में 100 में 100, और साइंस में कभी कभी कुछ कुछ इधर उधर हो जाते हैं, फिर भी 95, 96, 98 तक आते हैं। चलिए आपको अगला बताते हैं, धातु के 17 न जी, हाँ 16 तो हो गया, 17 अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, X का नाम बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्या पूछा था कि उसका नाम बताना है ना, आयोग होता है CaOH होल ट्वाइस। ध्यान समझिएगा, ये जो है ना सूखा चूना हुआ है, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। सो क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ऐसे चूना देखे है ना, जो चूना मार्केट में आता है, जब तक से पानी नहीं डालिएगा तो CaO है, जैसे पानी में डाल दीजिएगा तो CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा। CaOH क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, मतलब ये बुझा हुआ चूना हो गया। इसी को परीक्षा में पूछा हुआ था 10th क्लास में कि कली चूना का सूत्र बताइए, तो ये देखो ये कली चूना का सूत्र आपका है। क्लियर हुआ? ये कली चूना का फॉर्मूला है, और किसका है, सूखा हुआ चूना का है। समझ में आ रहा ना, काहे भंगुआ है, यहाँ विशेष यहाँ ध्यान देना है। हाँ समझ में आ रहा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो किसका चूना का फॉर्मूला हो गया, सूखा चूना का। आई क्या किसका हो गया, बुझा हुआ चूना का। चूना का उपयोग कोई बता सकते हैं, बताइए। क्या रहा है, खैनी खाने में, आओ गुटखा खाने में, आप बताइए, कह दो पान खाने में। ये खैनी है, चूना, ये पान, लिखना मत। समझ में आया ना, किसमें आता है इसका उपयोग, सफेदी करने के लिए आता है। समझ में आया ना, चलो ठीक है, खैनी, चूना, पान पराग, गुड। हमारा देश में तरक्की करने कुछ यहाँ से भी आते हैं। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, धातु की जो भी प्रकृति होगी क्या होगी, क्षारीय होगी। क्या चीज हो गया, क्षारीय हो गया। आज क्षारीय क्षारक में क्या अंतर है, हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, दिया गया कार्य दर्शाता है, कोई फिगर दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा। ई का आप बता रहे, इन्हें से अम्ल चुहा रहा है, इन्हें से नीचे से हाथ धो रहा है ना। अब बताइएगा, केमिकल से हाथ धोइएगा तो हाथ बचेगा, नहीं बचेगा, तो कहीं ना कहीं आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और जलेगा नहीं, कहानी खत्म, गल जाएगा। समझ में आया ना, तो उस प्रकार से ऑप्शन दिया है, तो इसका सीधी सी आंसर होगा सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगी चेतावनी। वो बोल रहा है कि इसे हाथ धोइएगा मत, तो हाथ चल जाएगा आपका, लूल्हा बन जाइएगा। तो कौन बोला है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा नंबर का, 19 का। चलिए नेक्स्ट 20 में, क्षारक जो है जल में घुल करके कौन सा आयरन प्रदान करता है, तो OH माइनस। कोई दिक्कत, 20 भी हो गया हमारा। 21 है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। कौन निकलती है, हाइड्रोजन। क्लियर है ना, कौन सा निकालेगा, हाइड्रोजन। इसको बारे में बता दे या छोड़ दे, इसी बोला है कि कौन सा निकालता है ना, जैसे कि 2NaOH प्लस है, क्या चीज होगा, किसी को दिक्कत है, ये सब कंपाउंड पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। 2Na फिर क्या हो जाएगा, ZN, क्या हो जाएगा, ZN इक्वेशन, ZN हो गया ना, Na2 ZnO2, Na2 और ZnO2, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका H2, क्या हो जाएगा H2। ये देखिए ये कौन सा निकाल रहा है, यही जो है हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, हाइड्रोजन। यानी कि धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्लियर हो गया, इसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है, बात करते हैं अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 में है ये।
कलोर क्षार प्रक्रिया में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कलोर क्षार प्रक्रिया किससे कहते हैं, कोई बताएंगे इनमें से? कलोर क्षार प्रक्रिया किससे कहते हैं, कोई बताएंगे? चलिए सबको बताएंगे, बढ़िया बात है। चलो सबको याद है, क्योंकि ये जो है जलीय विलयन विधि जब प्रवाहित कीजिएगा इसको तो क्या करता है, तोड़ देता है ना। चलिए अच्छा बात है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए 23, एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संचालन में वो पदार्थ क्या होगा? क्षार। देखो यही क्षार और क्षार समझ सकते हैं, समझ में आया ना? क्या चीज है ये? क्षार। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बी है ऑप्शन जी इसका, क्षार। 23, 24 में आइएगा, पीएच मान अम्लीय वर्षा, देखो 5.5 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा हो जाएगा। तो यहाँ फिलहाल में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ना। 25 में आइएगा, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली से ले जाया जाता है, गैस फटफट की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ध्वनि के साथ कौन सी गैस होती है? तो सीधी सी बात है, कौन सी बता सकते हैं? हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? अभी देखे इक्वेशन लिखे थे ना आपको, बस। नेक्स्ट है, यानी कि 25 का कौन सा हो जाएगा आपका? 25 का ऑप्शन नंबर सी ना। 26 में आइए, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, देखिए अवस्था में परिवर्तन जरूर बदलता है, जैसे कि मान लीजिए C+O2 इक्वेशन क्या हो गया? CO2 हो गया। तो देखिए ना, कार्बन था, ऑक्सीजन था, उन्हें मिलकर क्या बन गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो रंग भी बदल सकता है, अवस्था ही बदल सकता है, और गैस में उत्सर्जन भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसका क्या मारिएगा आप? डी मारिएगा। 27 हो गया, नहीं 26 हो गया। 27 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत से होता है। आपसे पूछना चाहते हैं कि मनुष्य में भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ से होता है? कमेंट करके बताइएगा। अच्छा फिर लोग बता दिए, मुंह से, ठीक है ना। एक्चुअली वीडियो वाले से पूछे थे। तो इसका 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 28 में आइएगा, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, वो क्या कहलाता है? तो क्या धमनी कहलाता है। क्या कहलाता है? धमनी कहलाता है। याद हो जाएगा, धमनी। धमनी शिरा और केशिका है, 3 गो होता है। आपको इसके बारे में वीडियो भी बनाया था, ओके पढ़ाया इसके बारे में, तो ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दुख तकलीफ ज़्यादा कभी कभी किसी को हो जाता है, या तकलीफ किसी का ना हो, किसी के दिल पर चोट ना पहुँचे, इसलिए हम लोग। चलिए 29 में आइएगा, क्या दिया है? कोई अंग कट जाने के बाद रुधिर थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है? तो देखिए प्लेटलेट्स है, क्योंकि ये सबसे बड़ा योगदान निभाता है। आज सबसे बड़ा बात है कि हमारा शरीर में किस विटामिन के कारण रक्त थक्का बनता है? तो विटामिन के कारण। किसके कारण? विटामिन के कारण। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? 29 का डी हो जाएगा, हो जाएगा ना। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। क्लियर। 30 में आइएगा, बोला है पादप के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो देखो अब हानि हो रहा है, जल की हानि हो रहा है, धूप निकलेगा, पेड़ पौधे से पानी भी सूखेगा, कुछ ना कुछ पानी तो खींचेगा ही खींचेगा, तो उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्लियर हो जाएगा, यानी कि 30 का क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत? चलिए 30 तक खत्म होता है। अब हमारा अंतिम चरण की ओर है। इसमें क्वेश्चन लास्ट है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? देखिए पूछा क्या? मुख्य उत्पाद। तो मुख्य उत्पाद क्या होगा? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन किसके लिए लाभकारी है? हम लोग के लिए, यानी कि जीव जंतुओं के लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए नेक्स्ट है, यानी कि 31 का क्या हो जाएगा आपका? 31 का बी। 32 में आइएगा, 32 में बोला है कि अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा किया जाता है? तो सलेस्मा द्वारा। किसके द्वारा? सलेस्मा द्वारा। इसका क्या हो जाएगा? ए। लिखना भी पड़ेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट है, किस जीव का क्षुद्रांश सबसे लंबा होता है? तो इसके ऑप्शन के अनुसार ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन के अनुसार गाय होगा। अगर खरगोश दिया होता ना तो सबसे लंबा उसी का होता है। जो जितना शाकाहारी होगा उसका क्षुद्रांश सबसे लंबा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? आपको लिखवाए भी थे। तो किसका हो जाएगा आपका? 33 का क्या हो जाएगा? सी। क्या चीज दिया है? गाय ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 34 में आते हैं, अमीबा में किस प्रकार का जन्म होता है? तो अमीबा में जो जन्म होता है द्विखंडन से जन्म होता है।
क्या होता है, देखे ना कि अमीबा इस प्रकार से अमीबा है, ठीक है ना, इसको अब जन्म देना होगा, बस ई क्या करेगा, ई ऐसे सटा लेगा, अब कैसे हो गया, आपकी में क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये भोजन किसके माध्यम से करते हैं, तो कुटपाद के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, कुटपाद के माध्यम से करते हैं। भोजन कहाँ पचाते हैं, तो रसधानी में पचाते हैं। क्या पचाते हैं, रसधानी में। इहो परीक्षा में पूछता है। जन्म किससे होता है, तो द्विखंडन से होता है। किससे होता है, द्विखंडन से होता है। बहुत लोग मान दिए विखंडन, नहीं, विखंडन नहीं होगा, क्या होगा, द्विखंडन। दो भाग में बढ़ते हैं, एक ही बार 3 को जन्म नहीं दे सकते हैं, बस 2 भाग में बढ़ जाएंगे। क्लियर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विखंडन। आगे बात करते हैं, परतन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है, तो कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, आप देखें ना कि पौधा होता है, उसको काटिएगा, ऐसा होता है ना, कलम वाला पौधा देखे है ना, काटिएगा तो वो यहाँ से निकलेगा, ऐसा होता है कि नहीं है, कलम लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 35 का कौन सा हो जाएगा आपका, 35 का बी। क्लियर है, किसी को दिक्कत, 36 में, चलिए अब इसको मिटा लेते हैं। अब कौन सा हो जाएगा आपका, 36। छत्तीस में कौन सा होगा आपका, क्या दिया है, कौन सा पादप का मादा जनन अंग वाला भाग है। देखिए आपको केवल मादा वाला बता देते हैं, 3 को याद कर लीजिएगा। पुरुष वाला हमेशा आप टिक मार सकते हैं, समझ में आया ना। एक हो गया अंडाशय, क्या हो गया, अंडाशय, ये स्त्री वाला भाग है। नंबर 2 में आपका हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और नंबर 3 में आपका हो गया वर्तिका। क्या हो गया, वर्तिका। एक कर अलावा कुछ देगा मान लीजिए पुरुष वाला में भाग में, समझ में आया ना। तो अभी आसान है, परीक्षा का समय नजदीक है, कोई दिक्कत। 3 को स्त्री वाला भाग होता है, बाकी सब क्या वाला होता है, पुरुष वाला, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 36 का, 36 का बी ना, 36 का बी अंडाशय ना है। नेक्स्ट है 37 में, आइए, कौन सा लैंगिक संचरण रोग होता है, तो एक उदिया है कैंसर, टाइफाइड, कोरोना, तो क्या हो जाएगा, गोनोरिया। क्या हो जाएगा, गोनोरिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका हो जाएगा 37 का सी, 37 का सी। लैंगिक संचरण रोग कौन सा है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु वृषण में होते हैं। क्या होते हैं, 38 का क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट है 39 में, आइएगा, इसमें क्वेश्चन में डाउट हो गया है, लिखिए। नेक्स्ट है, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, ताप मतलब क्या होता है, जैसे कोयला से बिजली बनता है, तो कोयला से सीधे बिजली थोड़ी बनता है, कोयला से जलाया जाता है आग को, पानी को हीट किया जाता है, उससे वाष्प निकलता है, वही वाष्प से टरबाइन को घुमाया जाता है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन को क्या हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो उसमें हीट हुआ कि नहीं हुआ, तो उष्मा दिया, जब उष्मा दिया तो वाष्प बना, जब वाष्प दिया तो बिजली उत्पादन हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्लियर, तो इसका क्या हो जाएगा 39 का ए। चलिए अब 40 लास्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए जैव गैस है। क्या कौन सा गैस है, ये जैव गैस है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये जो है जैव गैस है। कौन सा गैस है, जैव गैस है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जरूर जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए हमेशा कहते हैं आपको कि हमेशा पढ़ाई से कंप्रोमाइज मत कीजिए, छोटा वीडियो कभी मत देखिए। छोटा वीडियो से होता क्या है, केवल आपको टिक मारने के लिए सही है, न कि आपको जानने के लिए सही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 5 सेट को अच्छे ढंग से एनालिसिस कर दिया जाए तो परीक्षा में कभी भी दिक्कत किसी को नहीं होगा, रिजल्ट कभी खराब नहीं होगा। अब आप तो जान ही रहे हैं कि रिजल्ट कभी खराब क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, आप अच्छे ढंग से परिचित हैं। उनमें आपसे हम पढ़ा नहीं रहे हैं कि आपको ये दिक्कत होगा। भले ही यूट्यूब पर शुरुआत फेज में आए हुए हैं तो अलग बात है, लेकिन पढ़ा तो बहुत दिन से रहे हैं, 7 साल 8 साल हो गया ना जी पढ़ाते हुए। आज तक रिजल्ट क्यों खराब नहीं होता है, रीज़न यही है।